दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसके अंदर गिड का। तो इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का जो टॉपिक है गिड, इसको हम स्टैगर्स भी कहते हैं। स्टैगर्स या स्टर्डी के नाम से भी जानते हैं और इसे हम को एन्यूरोसिस के नाम से जानते हैं। तो देखो, गिड की जो बीमारी है स्टैगर्स, स्टर्डी और को एन्यूरोसिस के नाम से जानी जाती है। तो ये बीमारी होती किसके अंदर है? तो ये बीमारी जो सबसे ज्यादा कंडीशन देखने को मिलती है तो ये बकरी के अंदर यानी कि गोट के अंदर मिलेगी देखने को। और इसका यदि हम कारण जाने तो कारण के अंदर देखें तो यह बीमारी जो होती है वो एक पैरासाइट से होती है। तो पैरासाइट कौन सा होता है इसके अंदर? टैप वर्म होता है। और टैप वर्म में भी कौन सा होगा इसके अंदर? टीनिया मल्टीसेप्स। टीनिया मल्टीसेप्स से होगी। और इसकी एक लार्वा स्टेज होती है। जो लार्वा स्टेज है वो इसकी वो है इसके अंदर को एन्यूरस सेरेब्रेलिस। को एन्यूरस सेरेब्रेलिस से यह बीमारी फैलती है। देखो, इसका कारण में टेपवर्म, टेपवर्म के अंदर आता है टीनिया मल्टीसेप्स, टेपवर्म से फैलती है। इसकी एक लार्वा स्टेज बनती है, को एन्यूरस सेरेब्रेलिस से ये बीमारी फैलती है। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि इसका जो रूट है वो कैसे फैलती है ये बीमारी। तो इसमें मेनली क्या होता है कि डॉग या कोई भी अन्य पशु हो सकता है। अब डॉग या अन्य पशु जैसे ही अपना गोबर या मल मूत्र त्यागेगा तो वो गोबर या मल मूत्र है उसके अंदर इसके एग्स पाए जाते हैं। और वो एग्स जो हैं वो किसके अंदर मिक्स हो जाएंगे? घास के अंदर, पानी के अंदर, चारे के अंदर। तो जब घास है, पानी है या चारा है उसके अंदर उसके जो एग है वो मिक्स हो गए, तो उसकी वजह से जब बकरी इस चीजों को इंटेक करती है, लेती है, तो यह किसके अंदर चले जाएंगे? बकरी के अंदर। अब बकरी के अंदर क्या होता है कि जो नर्व होती है, नर्वस सिस्टम होता है। अब बकरी के अंदर नर्वस सिस्टम के द्वारा यह जो पैरासाइट है वो कहां पहुंच जाता है? बकरी के ब्रेन के अंदर। अब बकरी के दिमाग के अंदर यह पैरासाइट पहुंच गया और वहां पर एक थैलीनुमा संरचना बनती है। ब्रेन के अंदर ये क्या बनाएगी? एक थैलीनुमा संरचना बनेगी और जिसे हम क्या कह देते हैं? सिस्ट। और ये सिस्ट कौन सी सिस्ट कहलाती है? पैरासाइटिक सिस्ट। पैरासाइटिक सिस्ट, या इसे हम पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं इसको हाइडेटेड सिस्ट। हाइडेटेड सिस्ट यानी कि कोई भी डॉग है या अन्य पशु है वो अपना गोबर या मल मूत्र त्याग करता है तो वो चीजें सारी यहां तो घास के अंदर या चारे में या पानी के अंदर जैसे ही वो मिक्स होती है तो उस कंटेंट्स को जब बकरी इनटेक करती है, फीड के तौर पर, पानी के तौर पर उसको लेती है, तो वो बकरी के अंदर पैरासाइट इंटर हो जाता है। और बकरी के अंदर इंटर होने से नर्वस सिस्टम के द्वारा वो कहां पहुंच जाता है? ब्रेन के अंदर। और ब्रेन के अंदर ये क्या पैरासाइट क्या करता है? एक थैलीनुमा संरचना बना लेता है, एक सिस्ट बना लेता है। और उस सिस्ट को हम कहते हैं पैरासाइटिक सिस्ट या हाइडेटेड सिस्ट। तो गिड के अंदर हमने सबसे पहले इसके अंदर किसमें होती है? ये बकरी के अंदर, और उसके कारण के बारे में देखा। अब इसके हम देखते हैं लक्षण क्या आते हैं। यदि ये बीमारी बकरी के अंदर आ गई तो क्या क्या लक्षण आएंगे? तो एक तो है इसके अंदर दर्द से चिल्लाना, यानी कि यदि बकरी के अंदर यह बीमारी आती है तो बकरी जोर जोर से दर्द से चिल्लाएगी। गोल गोल चक्कर लगाना, और लक्षण क्या आएंगे इसमें? अंधेपन का लक्षण आ जाएगा।
अंधेपन का लक्षण हमारे को इसमें दिखाई देगा। दीवार से सिर को टकराना, नेक्स्ट लक्षण है आई बॉल का तेजी से घूमना। और इसमें क्या होता है, जिस और सिस्ट है, जिस और सिस्ट है उस और सिर को झुकाना, यानी कि जिस और सिस्ट की पोजीशन होगी सिर उस तरफ झुका लेगी। जैसे इसमें पागलपन का लक्षण भी आता है, पागलपन का जैसे लक्षण होगा, तो इसमें ये मुख्य लक्षण हमने देखे हैं। यानी कि इसमें बकरी के अंदर जब सिस्ट की पोजीशन होती है तो दर्द से चिल्लाएगी, गोल गोल चक्कर लगाएगी, अंधेपन का लक्षण आएगा, दीवार से सिर को टकराएगी, जिस और सिस्ट है इसके अंदर उस और सिर को झुकाना और आई बाल का तेजी से घूमना, तो ये इसके अंदर मुख्य लक्षण आते हैं। देखो अब हम इसमें देखते हैं इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं। डायग्नोसिस यानी कि निदान। तो डायग्नोसिस के अंदर हम देखा जाए तो एक तो हम इसके लक्षणों के आधार पर समझ सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हमने नर्वस सिस्टम के लक्षण देखे हैं, इसके अंदर लक्षणों से पहचान सकते हैं कि ये बीमारी गिड की या स्टैगर्स की है। और एक इसके अंदर हम ले सकते हैं इसका एक्सरे। एक्सरे से हम उस जो सिस्ट है उसकी हम पोजीशन भी चेक कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन कहां पे बनी है। ये सिस्ट जो पैरासाइटिक सिस्ट बनी है ब्रेन के अंदर वो कहां पे बनी है। और यदि एक इसके अंदर हम डायग्नोज करने के लिए क्या करते हैं कि बकरी के जो दोनों सींग हैं, दोनों सींगों के बीच वाला जो पार्ट है स्कल का, उसको दबा के या प्रेस करके देखते हैं। तो जब प्रेस करते हैं तो वो बकरी भयंकर दर्द से चिल्लाती है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहां पे सिस्ट की पोजीशन होंगी और उसको हम दबाएंगे तो वो चीज वहां पे बहुत ही भयंकर दर्द होगा और वहां की जो स्कल की ऊपर की जो बोन है वो भी क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। तो इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि यह बीमारी गिड की है। तो इसमें जो मुख्य तौर पे है लक्षण है, एक्सरे से सिस्ट की पोजीशन चेक कर सकते हैं, दोनों सींगों को बीच में वाला जो स्पेस है दोनों सींगों से पकड़कर पीछे की ओर अंगूठे से प्रेस करके देखते हैं और यदि वहां पे दर्द हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि यह बीमारी गिड की है। यानी कि इसका जो ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट इसका क्या होता है, सर्जरी। यानी कि सर्जिकल मेथड से इस बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं थोड़ा इसको समझ लेते हैं, लेकिन पूरा डिटेल वीडियो तो एलएसए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसके अंदर देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये बकरी के जो सींग वाला पार्ट होता है इसके अंदर, तो दोनों सींगों के बीच का जो आधार भाग होता है, तो यहां पे सिस्ट की पोजीशन मिलती है इसके अंदर ज्यादातर। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये केस यदि बकरी के अंदर मिला है तो बकरी को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर एनेस्थीसिया देते हैं इसके अंदर, और एनेस्थीसिया से उसको सीडेट कर लेते हैं। तो ये छोटा एक प्रोसीजर रहता है इसके अंदर। उसके बाद हम यहां के एरिया की साइट तैयार करके, तो सबसे पहले यहां पे क्या है, बोनी पार्ट है। तो जो स्कल का बोनी पार्ट है तो इसमें एक ट्रेफाइनर आता है, ट्रेफाइनर से हम क्या कर लेते हैं, इस बोन का एक यहां से इस तरीके से पीस काट लेते हैं। यानी कि सबसे पहले स्किन पे इंसिजन दिया, स्किन पे इंसिजन देने के बाद इस बोन का जो पीस है ट्रेफाइनर से इसको काट लेते हैं। काटने के बाद ब्रेन की इसके अंदर क्या आती है, लेयरें आती है, परतें आती है ब्रेन में, जो कवरिंग परतें होती हैं जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। इन मेनिंजेस पर क्या लगाते हैं हम, इंसिजन देके बहुत ही लाइट तरीके से जब हम इंसिजन देते हैं मेनिंजेस लेयर को, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट हमारे को यहां पे दिखाई देता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला जैसे ही पार्ट एक्सपोज होगा तो वहां पर हमारे को पैरासाइट की एक थैली नुमा संरचना सिस्ट मिल जाएगी
और जिसके अंदर क्या होंगे, बहुत ही सारे एग्स होंगे इस पैरासाइट्स के। तो इस थैली को हमारे को साबुत ही इसके अंदर धीरे धीरे करके खींच के इसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम नॉर्मल सलाइन से इस जो कैविटी बनी है इसके अंदर, उसको अच्छे तरीके से नॉर्मल सलाइन यानी कि एनएस से क्या करवाते हैं, वॉश करवा लेते हैं इसको। और वॉश करवाने के बाद फिर हम इस कैविटी को बंद करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो पाउच बना है, सिस्ट बनी है, और ये यदि रप्चर हो जाती है या इसके जो एग हैं वो इस गुहा के अंदर गिर जाते हैं तो दोबारा सिस्ट होने की संभावना बन जाती है। तो बहुत ही केयरफुली हम इस सिस्ट को साबुत ही बाहर निकालते हैं। नॉर्मल सलाइन से अच्छे तरीके से इसको वॉश करवाते हैं। वॉश करवाने के बाद फिर हम जो स्किन की लेयरें हैं उन पर हम टांके लगा देते हैं, सूचरिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से इस गिड या स्टैगर्स बीमारी का बकरी के अंदर इलाज करते हैं। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, एक है इसके अंदर टंग ट्रॉमा, यानी कि जीभ पर चोट लगना। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कई बार पशुओं की जीभ पर चोट लग जाती है। तो उस चोट लगने का जो कारण क्या होता है, तो कारण इसका यदि हम देखें तो कई बार तो हम देखते हैं कि जैसे चारे के अंदर डंठल होते हैं, या कई बार पशु कांच वगैरह खा लेता है, या कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी है जो नुकीली है, वो पशु जब चबाता है तो उस दौरान क्या होता है, जीभ पर चोट लग जाती है। और कई बार तो इस जीभ पर जैसे मान लो कि हल्का घाव होता है, हल्का कट लग गया है, तो उस चीज को तो ठीक करने के लिए हम बिल्कुल लाइट पीपी सॉल्यूशन लेते हैं। और इस लाइट पीपी सॉल्यूशन से इस जीभ को हम या इस माउथ कैविटी को क्या करवाते हैं, वॉश करवाते हैं, और इसमें ठीक हो जाता है। और ठीक होने का कारण यह है कि जीभ के अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहां पे हीलिंग बहुत फास्ट होती है। तो यदि छोटा मोटा कोई कट लगा है जीभ पर, तो वो लाइट पीपी सॉल्यूशन से उसको यदि हम धोते रहेंगे कंटिन्यू, तो वो ठीक हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कांच वगैरह है या कोई कंटीला तार है, उससे जीभ के अंदर कोई लंबा कट लग जाता है, तो उस दौरान पर हम इसके अंदर यहाँ पे सूचरिंग भी कर सकते हैं, यानी कि टांके लगा सकते हैं। और टांके के भी इसमें हीलिंग जो होगी वो बहुत ही फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है। तो ये हमने घाव वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि यदि म्यूकस मेम्ब्रेन या जीभ वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ब्लड की सप्लाई सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पे इसलिए हीलिंग भी क्या होती है, बहुत ही फास्ट होती है। और यदि हमने यहाँ पे इसमें सूचरिंग कर दी, टांके लगा दिया जाएंगे, तो भी इसकी हीलिंग क्या हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो उसमें 8 से 10 दिन फिर हम पशु को सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं, लिक्विड पे, या हम इसके अंदर जैसे स्ट्रॉ वगैरह है या डंठल वाली चीजें हैं वो बिल्कुल इसमें अवॉइड करते हैं, और इससे हीलिंग जो होती है वो फास्ट हो जाती है। देखो इस क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है ओडोंटोमा। अब देखो ओडोंटोमा हमने पीछे ही ट्यूमर वाली क्लास में भी देखा था। वैसे तो हम इसको मुंह का ट्यूमर भी बोलते हैं, या इसको हम दांत का ट्यूमर भी बोलते हैं। तो वैसे ये जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा वहां पे देखने को ये मिलता है, या मैक्सिला बोन का हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिला बोन है हड्डी के अंदर, वहां पे भी ये ट्यूमर मिलता है। यानी कि ओडोंटोमा जो ट्यूमर है, इसको मुंह का ट्यूमर, दांत का ट्यूमर, या वैसे नॉर्मली क्या होता है पशुओं के अंदर नीचे वाला जो जबड़ा होता है या मैक्सिला बोन के अंदर ये ट्यूमर बनता है। तो इसके अंदर जैसे ये जबड़े वाला एरिया होगा, यहाँ पे इसके अंदर जबड़े में मान लो दांत है, तो इसमें बड़ी सारी इसके अंदर गांठ बन जाती है नीचे वाले जबड़े के अंदर। तो ये दांत भी इसके अंदर खिसकर क्या होते हैं, बाहर की ओर आ जाते हैं। जब ये ओडोंटोमा वाला ट्यूमर किसी गाय या भैंस के अंदर बनता है, तो दांतों की जो पोजीशन है वो भी बाहर की ओर खिसक जाते हैं। तो ये पशु के लिए इतनी दर्दनाक कंडीशन होती है कि इसमें एनिमल ना तो खा पी सकता है, और जब वो पशु आहार ढंग से नहीं ले पाएगा
तो वो पशु कमजोर होता जाता है। तो ये वाला जो ट्यूमर होता है वो ना तो लटकने वाला ट्यूमर होता है, लटकने वाला ट्यूमर ये नहीं होता, और इसकी वजह से इसको थोड़ा हटाना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, यानी कि ये इनकैप्सुलेटेड नहीं होता। क्योंकि वैसे तो हमने ये देखा था ओडोंटोमा एक प्रकार का बेनाइन ट्यूमर है, और बेनाइन ट्यूमर जितने भी होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं, उनके चारों ओर कैप्सूल का आवरण होता है। तो ये इनकैप्सुलेटेड नहीं होता और लटकने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से इसको हटाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस ट्यूमर को बेस से, यहां पे जो ट्यूमर बना हुआ है उसको बीपी ब्लेड की सहायता से सारा बेस से उसको हटा देते हैं। और कई बार इसके अंदर दांत भी इसके अंदर बाहर की ओर पोजीशन में होते हैं, तो वो दांत भी इसके साथ में हट जाते हैं। और अब इसमें सूचरिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी वो डिफ्यूज ब्लीडिंग इसके अंदर होती है। तो इसको या तो हम फायरिंग से बंद कर सकते हैं, या हम पीपी सॉल्यूशन से, या पीपी जो लाल दवा के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको दबा के इस ब्लीडिंग को बंद करते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर टाइट पट्टी बांध देते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें ओडोंटोमा का इलाज करते हैं। देखो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड के चोट लगना या सलाइवरी ग्लैंड के अंदर इंफेक्शन होना। तो अब हम जानते हैं इसके अंदर कि जितने भी रूमिनेंट एनिमल होते हैं, तो रूमिनेंट पशुओं के अंदर 3 जोड़ी सलाइवरी ग्रंथियां पाई जाती है, और वो कौन कौन सी होती है, जैसे पैरोटिड, मैंडिबुलर, और तीसरी होती है इसके अंदर सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। तो अब 3 जोड़ी जो सलाइवरी ग्लैंड हैं, तो इसमें पैरोटिड ग्रंथियां जो होती है इनका नंबर भी कितना होगा, 2 होगा, मैंडिबुलर भी 2 होगा, और सबलिंगुअल भी 2 होगा। यानी कि दोनों साइड के अंदर ये एक एक पाई जाती है, अर्थात पेयर के रूप में, जोड़ी के रूप में होती है। तो अब इनकी हम सबसे पहले थोड़ी सी पोजीशन देखते हैं, और जो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या इसके अंदर आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये कान का जो आधार भाग होता है, कान के आधार भाग के नीचे एक ग्रंथि मिलती है जिसे हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो ये दोनों साइड में होंगी, एक कान के इस साइड में और एक दूसरे वाले कान के साइड में। तो ये पैरोटिड ग्लैंड होती है इसके अंदर, और इसके अंदर नीचे जो मैंडिबल का एंगल होता है, तो यहां पे जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं हम मैंडिबुलर ग्लैंड। और इसी प्रकार से अंदर जिसमें टंग है, तो टंग के नीचे वाली साइड के अंदर यहां पे ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्रंथि। तो अब क्या होता है कि कई बार पशु के हल्की चोट लग जाती है। तो चोट कहां लगती है, यहां पे जो ग्रंथि वाला हिस्सा है वहां पे चोट लग गई। तो नॉर्मल यदि चोट है तो उसकी तो हम 2-3 दिन ड्रेसिंग करते हैं अच्छे तरीके से, और वो चोट ठीक हो जाती है। तो अब ज्यादातर क्या होता है कि इन ग्रंथियों के अंदर एक डक्ट लगी होती है सभी के अंदर, और वो डक्ट जो होती है, क्योंकि इस ग्रंथियों का काम होता है सलाइवा यानी कि लार का स्रावन करना। और ये जो सलाइवा है जब ये ग्रंथि बनाती है, और ये नली के द्वारा ये ग्रंथियां कहां खुल जाती है, मुंह के अंदर खुलती है, यानी कि मुंह के अंदर सलाइवा आता रहता है, और जिससे जो पशु भोजन लेता है उसके डाइजेशन के अंदर काम में आता है। तो अब क्या होता है कि हल्की चोट मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं ठीक हो जाती है। तो कई बार चोट क्या होती है, यानी कि या तो डक्ट वाले हिस्से में छोटा सी कट लग गया, या ग्लैंड वाले हिस्से में, यदि ग्रंथि वाले हिस्से में छोटी सी चोट लग गई, और वहां पे बूंद बूंद करके सलाइवा जो होता है वो टपकने लग जाता है। तो इस तरीके की यदि कंडीशन आती है, तो इसमें हम नॉर्मल जो वैसलीन आती है, तो उस वैसलीन को वहां पे लगा देते हैं। तो वैसलीन लगाने से वहां पे जो लीकेज है सलाइवा के, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, तो वो बंद हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सलाइवरी जो ग्लैंड होती है, जैसे मान लो ये पैरोटिड ग्रंथि है, इसके अंदर इसकी डक्ट में कोई इंफेक्शन हो गया, और वो डक्ट यहां से क्या होगी, बंद होगी। अब ये ग्रंथि क्या बनाएगी, सलाइवा बनाती रहेगी, और एक ऐसा टाइम होता है कि सलाइवरी ग्रंथि जो होती है वो फूल जाएगी, क्योंकि सलाइवा जो है आगे पास नहीं हो रहा, और ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है। और फूलने के बाद यहां से क्या हो जाएगी, ये
फट जाएगी, और फट जाएगी तो इसमें क्या होगा, लगातार जो सलाइवा है वो बाहर की ओर निकलता रहेगा। जब बहुत भारी मात्रा के अंदर सलाइवा जो बाहर निकलेगा तो मुंह के अंदर सलाइवा क्या पहुंचेगा, कम पहुंचेगा। तो सलाइवा यदि कम पहुंचेगा तो ऐसे पशु के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन आ जाएगा। अब डिहाइड्रेशन आ जाएगा तो सलाइवा भी कम पहुंचेगा, जिससे उसका डाइजेशन या रूमिनेशन है वो भी क्या हो जाएगा, उस पशु का प्रभावित हो जाएगा। तो पशु का खाना पीना कम हो जाएगा, पशु का जुगाली करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन इसमें आते हैं यदि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कोई बाई चांस इसकी डक्ट या इंफेक्शन से ये बंद हो जाए और फूल के फट जाती है और जब बहुत सारा सलाइवा बाहर निकलने लग जाए तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, सलाइवरी फिस्टुला। इसको बोलते हैं हम सलाइवरी फिस्टुला। तो ये सलाइवरी फिस्टुला बन गया और बहुत सारा सलाइवा जो है बाहर निकल रहा है इसके अंदर, तो अब हम इसका इलाज कैसे करें। तो अब इसमें क्या होता है कि मान लो पैरोटिड ग्लैंड है, वहां से ये डक्ट इंफेक्शन की वजह से बंद होने से फटी थी और फिस्टुला बना था। तो अब इसमें सबसे पहले उस एनिमल के अंदर वहां इसकी साइट को हम तैयार कर लेते हैं। साइट को तैयार करने के बाद इसमें एक सॉल्यूशन आता है ल्यूगोल आयोडीन। ल्यूगोल आयोडीन, इस सॉल्यूशन को हम 10 से 15 ml सिरिंज के अंदर लेते हैं और इसके डक्ट के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। और डक्ट में जब इंजेक्ट करेंगे तो यह पूरे के पूरी ग्लैंड के अंदर जाएगा और पूरी ग्लैंड में जाएगा तो वहां पे जितना भी सलाइवा जो ग्रंथि ये बना रही थी तो उसको क्या कर देगा, ये ड्राई कर देगा, अर्थात ग्रंथि के द्वारा सलाइवा बनाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये एरिया जो है वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सूखने लग जाएगा, ड्राई होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज को ठीक करते हैं। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि ये जो मेथड अपनाने के बाद भी ये ग्रंथि के अंदर सलाइवा जो बनना है वो बंद नहीं हुआ है और बार बार वो सलाइवा बाहर की ओर गिर रहा है और वो एरिया जो है वो इसके अंदर लगभग गीला रह रहा है इसके अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम इसमें क्या करेंगे, तो सर्जरी के द्वारा फिर हम इसमें जो पूरी की पूरी ग्रंथि है, मान लो पैरोटिड में इन्फेक्शन हुआ था तो इस एरिया के अंदर पूरी की पूरी ग्लैंड्स को ही बाहर निकाल देते हैं और इस ग्रंथि को हटा के हम यहाँ पे इसके अंदर सूचरिंग कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हम किसी भी प्रकार की कोई सलाइवरी ग्लैंड है, यदि उसमें थोड़ा इन्फेक्शन है, चोट लगी है या ज्यादा इन्फेक्शन से वहां का एरिया खराब हुआ है, तो इस प्रकार से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं।